हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली एंजाइम्स जो है ये उनके फंक्शंस के बेसिस पर क्लासीफाई किए जाते हैं और ये जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है ये IUBMB ने दिया है। और अकॉर्डिंग टू IUBMB एंजाइम्स आर कैटेगराइज इनटू 6 कैटेगरीज, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, आइसोमरेज, लाइजेस एंड लाइगेजेस। तो इनका जो फंक्शन है वो डिटेल में हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन इस कैटेगरी को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जैसे ओवर द हिल, ये इस ट्रिक का नाम है। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, ओवर द हिल, जहाँ पर ओवर का जो ओ है ये ऑक्सीडोरिडक्टेज को रिप्रेजेंट करता है, द का जो टी है ये ट्रांसफरेज को रिप्रेजेंट करता है, हिल का जो एच है ये हाइड्रोलाइजेस के लिए है, आई जो है ये आइसोमरेज के लिए है। उसी तरीके से जो पहला एल है वो लाइजेस के लिए, दूसरा एल जो है वो लाइगेजेस के लिए है। तो अब हम इसके डिटेल्स देखते हैं किस तरीके से ये एंजाइम्स अपने अपने रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं, कैटालाइज करते हैं। तो जो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज ये जो फैमिली है एंजाइम्स की, ये स्पेशली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैरी आउट करती है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैरी आउट करने वाले जो एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे कि डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड देन ट्रांसफ़र टू कोफैक्टर सच एस NAD एंड FAD। तो जहाँ पर भी ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ होते हैं वहाँ पर FADH2 या फिर NADH2 इस तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, तो उसके बाद जो ऑक्सीडेज जो है, जैसे कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज़ होता है, और यहाँ पर भी वो अपने सबस्ट्रेट से जैसे कि साइटोक्रोम C जो है यहाँ पर ये सबस्ट्रेट होता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकाल के ये ऑक्सीजन को डोनेट करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को डोनेट करता है, जहाँ से वो वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। रिडक्टेज कैटालाइज, रिडक्टेज जो है वो रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैटालाइजेस जो होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालाइज जो है ये डिग्रेड करता है ऑक्सीजन में और वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंस है। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज के लिए एक जनरल रिएक्शन है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो कंपाउंड है ये रिड्यूस कंपाउंड है और ये ऑक्सीडाइज है। तो रिड्यूस कंपाउंड जो है ये इस कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, इसे ये रिड्यूस करने वाला है, इसलिए इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। ओके, इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है ये रिड्यूस करने वाला है, इसलिए इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। कैसे रिड्यूस करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर इसे देगा, जिसकी वजह से ये जो बी कंपाउंड है ये आगे जाकर रिड्यूस हो जाएगा और जो ए कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जो रिड्यूस कर सकता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो ऑक्सीडाइज कर सकता है इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो याद रखिए ये जो एंजाइम्स है ये स्पेशली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो है ट्रांसफरेज, जो कि ये एंजाइम्स जो होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र कराते हैं सबस्ट्रेट से उनके टारगेट मॉलिक्यूल्स पर। ओके, तो इसका एग्जांपल है ट्रांसअमाइनेज। ट्रांसअमाइनेज रिएक्शन क्या करते, ट्रांसअमाइनेज क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था, ट्रांसअमाइनेशन जो है या अमीनो ट्रांसफरेज जो है ये किसी अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकालते हैं, केटो एसिड पर डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो केटो एसिड है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो दूसरी जो कैटेगरी है, इसमें दूसरा जो एग्जांपल है वो है एसिटल ट्रांसफरेज, जो एसिटल ग्रुप को ट्रांसफ़र कराते हैं। ट्रांसमिथाइलेज ये जो एंजाइम है ये DNA मिथाइलेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका जो उसमें मिथाइलेशन नहीं होता, तो आफ्टर सिंथेसिस ऑफ DNA यानी कि पोस्ट सिंथेसिस होने के बाद मिथिल ग्रुप जो है वो ऐड कर दिया जाता है। ओके, तो जो DNA रिपेयरिंग मशीनरीज जो होती है सेल्स की, वो उसी के बेसिस पर आइडेंटिफाई करती है कि नया स्ट्रैंड कौन सा है, पुराना स्ट्रैंड कौन सा है। पुराने स्ट्रैंड पर मिथाइलेशन होता है लेकिन नए स्ट्रैंड पर मिथाइलेशन नहीं होता, ये बाद में ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो एडिशन जो है मिथिल ग्रुप का, ये मिथिल ट्रांसमिथाइलेज की हेल्प से किया जाता है। प्रोटीन काइनेज ये बहुत ही फैमिलियर एंजाइम है हमारे लिए, क्योंकि हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा हुआ है। तो मेटाबॉलिज्म में जहाँ पर भी आप ATP से फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करा रहे हो वहाँ पर हम प्रोटीन काइनेजेस का यूज़ कर रहे हैं। पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये DNA की पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये एक कंपाउंड है
जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप है। तो इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको ट्रांसफरेज का फंक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कंपाउंड ए है इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है और इस फॉस्फेट ग्रुप को हमें कंपाउंड बी पर ट्रांसफ़र करना है, तो उस वक्त हमें ट्रांसफरेज लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हम फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करने वाला जो स्पेशलाइज ट्रांसफरेज जो है, जिसे हम काइनेज कहते हैं, वो यहाँ पर यूज़ होगा। ओके, यहाँ पर मैंने जनरल ट्रांसफरेज ही लिखा है। तो यहाँ पर कंपाउंड ए से कंपाउंड बी पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, तो अब जो कंपाउंड ए जो था वो कंपाउंड ए डैश में कन्वर्ट हो गया और कंपाउंड बी जो था वो कंपाउंड बी डैश में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो नाम जो है वो बदल जाता है ट्रांसफ़र होने के बाद। तो इस तरीके से ये ट्रांसफरेज जो होते हैं ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। इसके बाद है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या करते हैं? ये वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से बायोमॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हैं। ओके, तो हाइड्रोलाइसिस जो रिएक्शन कैरी आउट करते हैं ये एक्चुअली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। जब भी किसी बायोमॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन होता है तो उस वक्त वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है। ओके, लेकिन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल आपको इंसर्ट करना होता है, आपको वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करना होता है तो हाइड्रोलाइसिस में। तो इसीलिए पॉलीमराइजेशन के अपोजिट है। स्पेशली मैं बायोमॉलिक्यूल्स के सेंस में बोल रहा हूँ। तो बायोमॉलिक्यूल्स में ध्यान में रखिए, लिपिड जो है ये बायोमॉलिक्यूल नहीं है। ओके, लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एग्रीगेट्स है, दे आर नॉट पॉलीमराइज, दे आर नॉट पॉलीमर्स, दे आर एग्रीगेट्स। ओके, तो इसलिए लिपिड को बायोमॉलिक्यूल्स नहीं कहा जाता, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसे बायोमॉलिक्यूल्स में कंसीडर कर लेते हैं। सो जो हाइड्रोलाइसिस है ये क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स का हेल्प करके जो बायोमॉलिक्यूल है उसे स्प्लिट करते हैं। तो जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम है ये हाइड्रोलाइसिस की कैटेगरी में आते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स भी हाइड्रोलाइसिस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो स्पेशली जो प्रोटीएज ये जो एंजाइम है ये क्या करता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करेगा। प्रोटीजेज जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ओके, तो ये जो है ये पॉलीपेप्टाइड्स को स्प्लिट कर देता है। न्यूक्लियेजेस जो है ये न्यूक्लिक एसिड को स्प्लिट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, इसलिए न्यूक्लियेजेस भी दो तरह के हैं मेन। ओके, जैसे ये डीएनए को स्प्लिट कराने वाले, डीएनए को डाइजेस्ट कराने वाले डीएनएस, आरएनए को डाइजेस्ट कराने वाले आरएनएस। ओके, तो इस तरीके से जो लाइपेजेस जो है ये लिपिड को स्प्लिट कराते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको स्प्लिट कराने में हेल्प करते हैं लाइपेजेस। अल्कलीन फॉस्फेटेज जो है ये किसी भी टारगेट से, उसके सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम करते हैं। और अल्कलीन फॉस्फेटेज जो है ये बहुत सारे एंजाइम्स के रेगुलेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जब भी किसी एंजाइम से फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया जाता है तो उससे या तो आप एक्टिवेट कर सकते हो या तो फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था केमिकल मॉडिफिकेशन में। ओके, यूरिएज ये एक खास तरह का एंजाइम है। ये क्या करता है? जो यूरिया है ना इसे ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। और बहुत सारे बैक्टीरिया में ये वायरुलेंस फैक्टर की तरह काम आता है। ओके, बहुत सारे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन डायग्नोस करने के लिए यूरिएज को टेस्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इस बैक्टीरिया से पेप्टिक अल्सर होता है। ओके, और ये बैक्टीरिया यूरिएज बनाता है। जो हमारे गट में जो यूरिया प्रेजेंट होता है, यूरिया हमारे बॉडी में बहुत जगह पर होता है, जैसे ब्लड में होता है, किडनी में होता है। ओके, तो कुछ अमाउंट में गट में भी होता है। तो वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या करता है? उस यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया की वजह से जो स्टमक का जो पीएच है वो एल्कलीन हो जाता है। ओके, तो इस तरह का एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। तो ये यूरिएज जो है ये इसी कैटेगरी में आता है, हाइड्रोलाइसिस की कैटेगरी में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोमरेज के बारे में। तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आइसोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं, उसमें सिर्फ जो ग्रुप्स की जो पोजीशन होती है वो बदली हुई होती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो आइसोमरेज एंजाइम्स जो होते हैं ये कंपाउंड की जो एटम्स की जो रीअरेंजमेंट है वो कैरी आउट करते हैं, वो कैटालाइज करते हैं। ओके, तो इसमें इसके एग्जांपल में है एरोमेटिस। एरोमेटिस ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंजाइम है। क्योंकि ये मेल हार्मोन को, जैसे एंड्रोजन है, इसे ये ईस्ट्रोजन में यानी कि फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक एरोमेटिस का एक रोल है। प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज PDI ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है और इसका मेन जो फंक्शन जो है ये है प्रोटीन फोल्डिंग। तो ये एक तरह की शैपेरॉन फैमिली में आता है।
शैपेरोन ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो किसी भी पॉलीपेप्टाइड को फोल्ड करके उनकी प्रॉपर कन्फर्मेशन में फोल्ड करके प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो पीडीआ है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करने का काम करते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड उन प्रोटीन्स में होता है जो सेल के बाहर काम करने वाले हैं या फिर सेल के सरफेस पर काम करने वाले हैं। ओके, तो उन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करने का काम इन पीडीआई का होता है, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज का होता है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैरी आउट किया जाता है। इसके बाद है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, ये हमें ग्लाइकोलाइसिस की याद दिलाता है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन होता है, तो वहाँ पर हमने एक आइसोमरेज यूज़ किया था। ओके, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो जो ग्लाइकोलाइसिस वाला जो वीडियो है वो देख लो आप। ओके, तो वहाँ पर ये फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज यूज़ किया गया था। अब इसके बाद जो पांचवी जो कैटेगरी है वो है लाइजेस। लाइजेस ये एंजाइम्स जो होते हैं ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कैरी आउट करने के एक्सपर्ट्स होते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं ये, या तो जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, तो इस तरह की रिएक्शन कैरी आउट करने के ये एक्सपर्ट एंजाइम्स है। ओके, तो ये कहाँ पर एक्ट करते हैं, जैसे कि किस किस बॉन्ड को क्लीव करते हैं, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव कर देंगे, कार्बन ऑक्सीजन को क्लीव कर देंगे, कार्बन नाइट्रोजन को क्लीव कर देंगे, या फिर कार्बन सल्फर बॉन्ड को क्लीव कर देंगे। ओके, तो इस तरह के बॉन्ड का वो ब्रेकिंग करते हैं। लेकिन ध्यान में रखें यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, सो डोंट कंफ्यूज लाइजेस विद द हाइड्रोलाइजेस। ओके, सो जैसे एग्जांपल के तौर पर अल्डोलेस, जिसे भी हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था। ओके, तो आप ग्लाइकोलाइसिस वाला वीडियो देख लीजिए इसके लिए। फ्यूमेरेज, ये जो एंजाइम है ये टीसीए में यूज़ होता है। फ्यूमेरेट या फिर फ्यूमेरेट या फिर फ्यूमेरिक एसिड जो है उससे ये मैलेट या मैलिक एसिड बनाने का काम करता है फ्यूमेरेज। ओके, हिस्टिडेज, ये जो एंजाइम जो है ये हिस्टिडिन अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। तो इस तरह से ये लाइजेस है। सिक्स्थ और लास्ट कैटेगरी है लाइगेजेस। जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, लाइगेट मतलब ये किसी दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने का काम करता है। तो इसकी भी कुछ कैटेगरीज है, इसके भी कुछ खास एग्जांपल्स है, जैसे कि अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज ये जो है इसकी एक अच्छी कहानी है। जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है ना, तो ट्रांसफ़र आरएनए यानी कि टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पर लेकर जाना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले तो हमें अमीनो एसिड को टीआरएनए पर लोड करना पड़ेगा। तो ये टीआरएनए पर लोड यानी कि अमीनो एसिड को टीआरएनए पर लोड करने का काम जो है ना, ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटाइज करते हैं। इसके लिए उन्हें एक एटीपी लगता है जो कि 2 बार हाइड्रोलाइज होता है, सबसे पहले एडीपी में, उसके बाद एएमपी में। ओके, इसके बाद दूसरा जो है ये है पेप्टाइड सिंथेज। पेप्टाइड सिंथेज जो है ये अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने का काम करता है। डीएनए एंड आरएनए लाइगेज। डीएनए एंड आरएनए लाइगेज का काम कहाँ पर होता है, जैसे रेप्लिकेशन के बाद हमें 2 तरह के स्ट्रैंड्स मिलते हैं डीएनए में। एक जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हुआ होता है जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो दूसरा जो फ्रैगमेंट के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है जिसे लैगिंग स्ट्रैंड या फिर ओकाज़की फ्रैगमेंट कहा जाता है। तो इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के बाद यानी कि उसे जोड़ने के लिए, इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए पॉलीमरेज काम करते हैं। लेकिन जो डीएनए का जो बैकबोन है जिसे जो शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन जो होता है, इनमें थोड़ी सी गैप बच जाती है जिसे निक कहा जाता है। तो इस निक को सील करने का काम लाइगेज का होता है। ओके, पॉलीमरेज सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकते हैं। फॉस्फोडाइस्टर जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो होता है उसे वो सील नहीं कर सकते। ओके, तो जो छोटी सी जो निक बच जाती है ये उसे सील करने का काम डीएनए लाइगेज या आरएनए लाइगेज का होता है। डिपेंड करता है वो आरएनए है या फिर डीएनए है। कि आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।